माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, गृह मंत्री कर्नाटक श्री ज्ञानेन्द्र जी, प्रशासक लक्षद्वीप श्री प्रफुल्ल पटेल जी, गृह मंत्री पांडिचेरी श्री ए नमशिवाय जी, आबकारी मंत्री केरल एम.बी. राजेश जी, श्री अजय भल्ला जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्रीमती अंजलि भावरा जी, सचिव सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्री एस.एन. प्रधान डीजीपी एनसीपी और आज आए हुए सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की एक बैठक समग्र देश के हर हिस्से में ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने हाथ में ली है, वो क्षेत्रीय बैठक की परंपराओं का एक हिस्सा है। इस बैठकों के माध्यम से ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई एक सरकार की लड़ाई न रहते हुए सभी सरकारों के सभी डिपार्टमेंट्स होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में आए और सरकारों से भी आगे बढ़कर ये लड़ाई समाज की लड़ाई बने, जनता की लड़ाई बने और अंततोगत्वा हम ड्रग के दूषण से देश को मुक्त कर पाए। यही इस बैठक का उद्देश्य। ड्रग, ये हम सब जानते हैं, व्यक्ति, समाज और देश के लिए एक ऐसा नासूर है कि जिसको समय रहते कंट्रोल न किया गया हो तो फिर वो कंट्रोल में आना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत सरकार के गृह विभाग ने नशा मुक्त भारत का एक लक्ष्य सिद्ध किया है। मोदी जी ने हमारे सामने ड्रग फ्री सोसाइटी का लक्ष्य रखा है और हम सब ने इसको साथ में लेकर एक साझा प्रयास से इसको आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक प्रमुखतः 2 लक्ष्य देश की जनता के सामने रखे हैं। एक, 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, ये राष्ट्र संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो और 2025 तक ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये दोनों लक्ष्यों को अगर हमने तय करना है तो ड्रग फ्री सोसाइटी इसकी बुनियादी जरूरियात है। और इसके खिलाफ जो लड़ाई है, कोई एक सरकार, कोई एक डिपार्टमेंट लड़ेगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। देश की सारी सरकारों ने साथ में मिलकर आके लड़ना पड़ेगा। देश की सभी सरकारों के सभी विभागों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इससे आगे ले जाकर ये लड़ाई को घर घर की लड़ाई, जन जन की लड़ाई बनाने की दिशा में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल है, होम डिपार्टमेंट की, हर सरकार के गृह विभाग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मगर इसके साथ रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल्चर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे डिपार्टमेंट हेल्थ विभाग के साथ जुड़कर जब ये अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तभी हमारा अभियान गंतव्य को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। विगत 4 साल से हमने इस अभियान को अलग डायमेंशन खड़े करने का प्रयास किया है। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो, इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के खिलाफ, एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया है।
इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई है। जब तक ड्रग के समूचे कारोबार के तंत्र का डिटेक्शन नहीं करते, तब तक हम सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं सभी सर्दन राज्यों की एजेंसियों को और राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं कि हमारे अप्रोच के अंदर हमने बदलाव लाना पड़ेगा। हमने बॉटम टू टॉप और टॉप से बॉटम इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच लेना पड़ेगा। बॉटम टू टॉप मतलब एक सबसे बड़ा, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने कहा, दरिया के अंदर हमारे कोस्ट गार्ड के मित्रों ने आईबी और रॉ की सूचना के आधार पर ढेर सारे मादक द्रव्य पकड़े, तो वो एक इंडिविजुअल केस नहीं है, वो देश में कहां आना था, आकर छोटी सी छोटी व्यक्ति तक कैसे पहुंचना था, तो वो केस को वहां से पकड़कर इसके संपूर्ण वितरण की व्यवस्था को नष्ट करने तक ले जाए। और एक व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो वो तो रिहेबिलिटेशन के लिए प्रयास करेंगे, परंतु उसको कहां से मिला और वहां से लेकर देश में कहां से घुसा तक का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से ही ये तंत्र को हम समाप्त कर सकते हैं। ड्रग के तंत्र का डिटेक्शन तभी हो सकता है। किसी भी केस को हम इंडिविजुअल केस नहीं ले सकते। ड्रग इतना सेंसिटिव, एक प्रकार से तीव्रता के साथ नष्ट करने की इस तंत्र को जरूरत है। इसको संवेदनशीलता के साथ हमने लिया। ड्रग का केस कहीं पर भी डिटेक्ट होता है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक के पूरे तंत्र को नष्ट करने तक इन्वेस्टिगेशन को हमने समाप्त नहीं कर, तभी ड्रग का डिटेक्शन और नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कल्प्रिट का डिटेंशन हमने बहुत हल्के से, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, कई बार नजर में आता है कि हम बहुत हल्के से इस इन्वेस्टिगेशन को लेते हैं। हमारे पास कठोर से कठोर प्रावधान हमारे कानून के अंदर, एनडीपीएस एक्ट का उपयोग हम ढंग से नहीं कर रहे। आप अपने राज्य में रिव्यू कर देखिए, कितने कारोबारियों की संपत्ति जब्त की, कितने कारोबारियों को आपने डिटेंशन का उपयोग कर जेल में डाला है। आसानी से किसी की बेल नहीं होनी चाहिए। इस केस को सारे इसके एनडीपीएस एक्ट के कठोर से कठोर प्रावधानों का उपयोग करते हुए इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। और ढेर सारे पोर्टल एनसीबी ने बताए जिसके अंदर आपको कानूनी मार्गदर्शन भी मिल सकता है, केस की सक्सेस स्टोरी भी इसके अंदर उपलब्ध है और जरूरत पड़े तो सीधा एनसीबी का संपर्क कर आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। मित्रों, सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि आप सब ने मिलकर ये चारों मुद्दों को, ड्रग्स, नेटवर्क, कल्प्रिट और एडिक्शन के लिए रिहेबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों का एक संपुट बनाकर ये लड़ाई को समग्रता के साथ ले जाना पड़ेगा। मित्रों, नारकोटिक्स के डिस्पोजल का जो अभियान चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह है हर एक राज्य को हर 3 माह में मंत्री लेवल पर इसका रिव्यू हो, होम सेक्रेटरी डीजीपी लेवल पर इसका रिव्यू हो और नष्ट पदार्थ किए जाए। इससे 2 प्रकार के फायदे होते हैं। कई बार मादक द्रव्यों को पुलिस की और तंत्र की कस्टडी से चुराने के भी बहुत सारे मामले मेरे पास पत्रों के माध्यम से गृह मंत्रालय तक पहुंचे। एक तो ये रुकेगा और दूसरा, इससे ये लड़ाई में जोम आएगा, उत्साह बढ़ेगा। लड़ने वाले सभी लेवल के हमारे सहयोगी हैं, उनका उत्साह इससे बढ़ना है। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमने 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिनों में 75,000 किलो ड्रग को डिस्पोज करने का एक लक्ष्य रखा था और आज मैं कह सकता हूं कि एनसीबी ने वो लक्ष्य को तो सिर्फ 60 दिनों के अंदर पूरा कर दिया।
परंतु अब तक लगभग 5,94,620 अप्रोक्सीमेटली 6 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करने में हमें सफलता मिली है। ये हम सबकी सहयोग से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी जो मैं ड्रग नष्ट किया गया है, इसका मूल्य 8,400 करोड़ से 8,400 करोड़ से भी ज्यादा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी हम सबकी साझा उपलब्धि है। मैं सभी राज्यों के तंत्रों को और सभी राज्यों की चुनी हुई सरकार को, भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, ये 3 सूत्र के आधार पर ही ये लड़ाई को हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ लड़ सकते हैं। हमने, राज्य ने नीचे एक ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा, हर जिला के साथ राज्य इकाई का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो, और हर राज्य का भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो। और विद इन गवर्नमेंट जो 6 डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर सकते हैं, वो 6 के 6 डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो, वो बहुत जरूरी है। हम सब ने यहां से जाकर ये 3 जो सूत्र है, इसको सरलता से कहूं तो संस्थागत संरचना की मजबूती करना, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण करना और विस्तृत जागरूकता अभियान, इसके लिए हमने प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से जानकारी भी साझा करना चाहता हूं कि हमने जो अभियान जून 19 से लिया है, इसको काफी सफलता मिली है। ये आंकड़े का कंपैरिजन डिपार्टमेंट की और सरकारों की हौसला अफजाई के लिए, कोई अन्यथा न ले इसको। 2006 से 13 तक का एक कालखंड निकाल ले तो 1257 व्यक्ति अरेस्ट किए गए थे, और 2014 से 22 तक 3,544 व्यक्ति 3,544 अरेस्ट हुई है। 181% इंक्रीज है, वो कभी भी आजादी के बाद नहीं आई। कुल अरेस्ट में अंदर ये कुल मामले हैं, और अरेस्ट के अंदर पहले 1363 अरेस्ट हुए थे, 1363, और अब 5,408 अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 300% की वृद्धि है। मामले, केस रजिस्टर करने में 181% की वृद्धि, और अरेस्ट में 296% की वृद्धि। और सीज ड्रग का जहां तक सवाल है, 6 से 13 में 1.52 लाख केजी ड्रग सीज हुआ था, परंतु 14 से 22 में 1.52 लाख से बढ़कर 3,73,373 लाख केजी ड्रग को हमने सीज किया है। ये लगभग 2 गुना है, 100% इंक्रीज है। और इसकी क्वालिटी के बारे में आपको इसकी कीमत से ही मालूम पड़ेगा। 2006 से 13 में जो ड्रग सीज हुआ था, इसकी वैल्यू थी 786 करोड़, और 14 से 22 में जो ड्रग सीज हुआ है, इसकी वैल्यू है 22,000 करोड़ रुपीस। इससे मालूम पड़ेगा कितने क्वालिटी केस हुए, महंगे ड्रग जब्त किए गए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं हुई, जबकि क्वांटिटी तो बड़ी है, क्वालिटी भी बड़ी है। कोकीन, केटामाइन, मेफेड्रॉन जैसी कई सारी महंगे ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती में गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है। मतलब 61 नए साइकोट्रोपिक पदार्थ को हमने अधिसूचना निकालकर बैन करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, क्षेत्रीय सम्मेलन करने का उद्देश्य है कि आप यहां से जाकर आपके राज्य में क्षेत्रीय सम्मेलन करें। ये लड़ाई जब तक जिलों की लड़ाई नहीं बनेगी, हम कभी सफल नहीं होंगे।
इस लड़ाई को जिले तक ले जाना है, गांव तक ले जाना है, स्कूल्स तक ले जाना है। एक जबरदस्त बड़ा जागरूकता अभियान ढेर सारे एनजीओ को साथ में जोड़कर हमने लाना पड़ेगा। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अभियान को जन जन का अभियान नहीं बनाते हैं तब तक हमारा देश इसके खतरे से मुक्त नहीं हो सकता है। एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा नासूर है जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। कई ऐसे देशों के उदाहरण सामने हैं जहां 70% लोग, 60% लोग, 30%, 40% लोग ड्रग एडिक्ट हो गए। क्या होता होगा उस देश का? हमने समय पर जागरूकता लानी होगी और इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं आज जब दक्षिण छोर पर आया हूं तब महासागर मार्ग और तटीय सुरक्षा पर भी फोकस बढ़ाने की जरूरत है। ये बात ठीक है कि विगत 3 सालों में हमारे महासागर की सुरक्षा करने वाली एजेंसियां, नेवी और तटरक्षक ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ राज्यों की पुलिस ने भी बहुत अच्छा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, परंतु ये पर्याप्त नहीं। हमारा समुद्री मार्ग पूरी दुनिया में कहीं पर भी नार्कोटिक्स जाने के लिए खुला नहीं रहना चाहिए। हमारे 3 प्रमुख मार्गों में दक्षिणी मार्ग जो है, मकरान तट से हिंद महासागर क्षेत्र का जो मार्ग है, इसमें हमारी चौकसी बढ़नी चाहिए और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान से ईरान होते हुए ज्यादातर समुद्री जहाज पर ड्रग लोड होती है और लंका से लेकर अफ्रीका तक जाती है। हमने इसको रोकना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं रोकेंगे हमारे यहां भी ड्रग आते हुए हम रोक नहीं सकते हैं। हम ऐसे ईज के साथ नहीं रह सकते हैं कि ये तो बाहर जा रहा है। जो बाहर भेज रहे हैं उनका अगर आर्थिक नुकसान आपने नहीं किया, उनको चोट नहीं पहुंचाई, उनको क्षतिग्रस्त नहीं किया, तो वो कल हमारे यहां भी भेजेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी ड्रग का व्यापार करने वाले व्यक्ति को, इंस्टीट्यूशन को और व्यापारियों को हमने वीक करना है, उसको नेस्त नाबूद करना है। समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने हेतु एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया है। 60 से 70% नार्कोटिक्स आज समुद्र मार्ग से तस्करी होने के आंकड़े, अनकन्फर्म आंकड़े हमारे पास है। इसके लिए एनकोड कमेटी की बैठक में कोस्ट गार्ड, नेवी और पोर्ट अथॉरिटी को भी अब स्टेक होल्डर बनाया गया है। तो स्टेट लेवल की जो एनकोड कमेटी की बैठक होती है, इसमें विशेषकर दक्षिणी राज्यों में कोस्ट गार्ड, नेवी और पोर्ट अथॉरिटी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हिस्सा ले और वो रिस्पॉन्ड करे। इसके लिए हमने प्रोएक्टिव होकर प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब एनकोड के तंत्र के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूँ। 2019 के बाद एनकोड के तंत्र में 2 बार बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 4 स्तरीय एनकोड की व्यवस्था अस्तित्व में आई है। सी स्तर पर एनकोड समिति है जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन करती है। कार्यकारी स्तर पर भी केंद्रीय स्तर पर एक एनकोड समिति है। राज्य स्तरीय एनकोड समिति है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है और जिला स्तरीय एनकोड समिति है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में। बड़े विनम्रता से एनसीबी डायरेक्टर ने बताया कि भाई आप लोग अपलोड नहीं करते हो, इसलिए कई जिला कमेटी की बैठकों के आंकड़े शून्य है। मगर मैं निर्ममता से बात करना चाहता हूं, आज भी जिला की एनकोड समिति की बैठकें नहीं होती और मैं अपने आप सभी को बताना चाहता हूं, जब तक जिला स्तर की एनकोड समिति की बैठकें नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और जो पोर्टल बना है इसमें इसको आप रेगुलरली आपके राज्य से अपग्रेड करते जाइए। समग्र देश को उत्साह बढ़ता है, ये लड़ाई को एक ताकत मिलती है कि 500 जिलों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग कर ली। ये जो नहीं करते इसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, परंतु जिला स्तर की बैठकें
हमने करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत आग्रह के साथ विनंती करना चाहता हूं। एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक सिम्स ई पोर्टल भी बनाया है, वो ट्रेड एनालिसिस और डेटाबेस मैनेजमेंट का आपको जानकारी देता है। केंद्रीकृत एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो डेटा इंटीग्रेशन का काम करता है और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में आपके लिए उपलब्ध है। और हमने एनसीबी का उन्नयन भी, अपग्रेडेशन भी काफी किया है। 5 नए अंचल कार्यालय बनाए दिए गए हैं, देहरादून, अमृतसर, मंडी और अजमेर। और इसके साथ साथ जुड़े हुए जो पहले से रांची, भुवनेश्वर, इम्फाल, गोवा, मंदसौर, कोचीन, मदुरई और हैदराबाद, तो ये सारे अंचल कार्यालयों के माध्यम से एनकोड आपकी एनसीबी आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। एक डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाने के लिए भी हमने कहा है। आंध्र का भी सर्कुलर दिखाई नहीं पड़ता था, बन गया हो तो पोर्टल पर डाल दीजिए, न बना हो तो तुरंत बना देना चाहिए। राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कैनाइन पूल की भी स्थापना की है, इसमें भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। एक जो कुत्तों की नस्ल है वो भारतीय नस्ल है, जिससे आप सभी को बहुत आनंद होगा। हमने बहुत परिश्रम कर एक भारतीय नस्ल को डेवलप किया है। जब्त दवाओं के निपटान के लिए क्वार्टरली इसको मॉनिटर करना चाहिए और दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं के दुरुपयोग के रोकने के लिए भी हमें आपके सुझाव चाहिए, जो आप एनसीबी के माध्यम से भारत सरकार के गृह विभाग को भेज सकते हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जब तक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशल टाइप की प्रोसिक्यूशन की ये कला है। हमारे सभी अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। विभिन्न रैंकों और स्तरों पर 5 अलग अलग प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स को एनसीबी के द्वारा बना दिया गया है। बहुत मेहनत हुई है, मैं जानता हूं। ये मॉड्यूल को राज्यों ने एडॉप्ट करना चाहिए और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। चाहे डीवाईएसपी का प्रशिक्षण हो, चाहे पीएसआई का। आपके राज्यों के स्तर पर कांस्टेबल, डीवाईएसपी, पीएसआई और डीवाईएसपी 3 डायरेक्ट भर्ती होती है। तीनों रिक्रूटमेंट के बाद प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में ये 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल है। इसको स्टेज वाइज आपने ट्रेनिंग के वक्त ही इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ने इस मॉड्यूल को अपने पाठ्यक्रम के अंदर अपना लिया है। मेरा सभी राज्यों से भी अनुरोध है कि आप भी इसको अपनाइए। नार्को अपराधियों पर एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निदान हमने शुरू किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका फायदा कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये केंद्र और राज्य का मुद्दा नहीं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश के भविष्य का मुद्दा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाने का मुद्दा है। हमारे देश के अर्थतंत्र को खोखला करना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई का मुद्दा है। देश की सुरक्षा में जो सेंध लगाना चाहते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई का यह मुद्दा है। क्योंकि आप सब जानते हैं, इसके साथ अब साइबर अपराध भी जुड़ चुका है, जाली नोट का कारोबार भी जुड़ चुका है, टेरर फंडिंग भी जुड़ चुका है और नेशनल सिक्योरिटी भी जुड़ चुकी है। और युवाओं की बर्बादी तो है ही है। इसको कृपया कोई भारत सरकार का अभियान न माने, ये अभियान हम सबका साझा अभियान है, जनता का अभियान है। लोगों की भलाई के लिए इसको करना है, देश की सुरक्षा के लिए करना है। इस स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़े। और फिर से मैं एक बार नेटवर्क का मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन पर थ्रस्ट देना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार का आइसोलेशन में न हो, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन पर जब तक हम थ्रस्ट नहीं देंगे, ये नहीं होगा। एनडीपीएस के कठोर प्रावधानों का उपयोग करते वक्त झिझकिए मत, निर्मम होकर, रूथलेस होकर
एनडीपीएस के कठोर प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए, ऐसी मेरी आप सभी को विनंती है। आज आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे विश्वास है आपको ढेर सारा साहित्य भी एनसीबी की ओर से दिया जाएगा। इसका उपयोग कर अपने अपने राज्य के अंदर ये अभियान को गति दीजिए और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज, इस लक्ष्य को हम सब सिद्ध करें, यही आप सभी से अभ्यर्थना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।